स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल हमने स्टार्ट किया था मरुस्थली, और मरुस्थली की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उन सभी विशेषताओं के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, और इसी को हम आगे बढ़ते हैं आगे। कल हमने मरुस्थली को स्टार्ट किया था, और मरुस्थली की जो पहचान है उस पहचान के बारे में भी हमारा जो डिस्कशन है वो स्टार्ट हो चुका था, कि हमने किस प्रकार से कहा कि यहाँ पर जो अलग अलग प्रकार की विशेषता है, और धरातल के बारे में भी हमारा डिस्कस हो चुका था कि प्रोफेसर RL सिंह ने इसे किस प्रकार से 3 भागों में डिवाइड करके मरुस्थली किया। देखिएगा, ये हमारा जो अध्ययन रहेगा, इस पूरे अध्ययन के अंतर्गत हमने मरुस्थली को केवल और केवल मरुस्थली को हमने काफी विस्तार से पढ़ना है और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो हमने कल स्टार्ट किया था, तो स्टार्ट करने के बाद जो मरुस्थली है उस मरुस्थली को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो जो जैसलमेर का जो मुख्य रूप से जो डेजर्ट या जो सैंडी डेजर्ट वाला जो रीजन है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसको भी हमने सब पार्ट में डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पर मेनली आप समझ लीजिएगा कि केवल हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे, जिसके अंतर्गत जैसलमेर का क्षेत्र है, बाड़मेर फलोदी का क्षेत्र है और बीकानेर का क्षेत्र है। इन सभी को 2-2 भागों में डिवाइड कर लिया। जैसे कि स है तो स का 1 जो बीकानेर का मैदान है, और स का 2 जो है दक्षिणी पश्चिमी चूरू का मैदान है। इसी प्रकार से जो ब है, इस ब को 2 भागों में हमने डिवाइड किया है। ब1 में बाड़मेर का क्षेत्र है, और जो ब2 है उसमें हमने फलोदी के क्षेत्र को शामिल किया है। बढ़ते हैं आगे। इस संपूर्ण मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र में प्रधानतः 2 प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। वैसे मरुस्थलों को हमने कई 3-4 भागों में मैंने बताया था आपको कि एक पूर्ण रूप से मरुस्थल क्षेत्र है, तो ईर्ग क्या होता है, हमादा क्या होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हम 2 भागों में इसे डिवाइड करते हैं। एक तो रेतीला मरुस्थल। अब सैंडी डेजर्ट का अर्थ हो गया है कि उस पूरे डेजर्ट में आपको, यानी पूरा का पूरा जो मरुस्थल है उस मरुस्थल में आपको रेत ही रेत नजर आएगी। और एक दूसरा मरुस्थल है वो पथरीला है, यानी वहां पर आपको पत्थर के टुकड़े नजर आएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या पत्थरों के टुकड़ों का भी कोई मरुस्थल होता है क्या? तो जी हाँ, मरुस्थल होने के लिए वहां पर रेत होना कोई जरूरी नहीं है। शायद आपको पता होगा कि विश्व में कई ऐसे क्षेत्र हैं वहां पर शीत मरुस्थल पाए जाते हैं। तो शीत मरुस्थल पाए जाते हैं तो वहां पर रेत हो ये कोई आवश्यक नहीं है। बिना रेत के भी मरुस्थल हो सकते हैं। मरुस्थल होने के लिए क्या आवश्यक है कि वहां पर बारिश की जो मात्रा है वह बहुत कम रहे, तो हम उसे मरुस्थल कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम रेतीले मरुस्थल के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो रेत का जो मरुस्थल है, यानी राजस्थान का जो पश्चिमी जो भाग है, जैसे कि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो सबसे पश्चिमी भाग है, अब सबसे पश्चिमी भाग जो है, अब रेत के मरुस्थल की बात करते हैं तो रेत के मरुस्थल में हम अगर देखें तो हम ये पूरा का पूरा डेजर्ट ले, जैसे कि अगर मैं इसको देख लूं कि ये हमारा अरावली है, ठीक है, और ये राजस्थान की बाउंड्री है, और ये हमारा यहाँ पर अरावली पर्वत है। तो अरावली पर्वत को बनाने के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो डेजर्ट है, मेन जो डेजर्ट है वो यहीं पर है, इस जगह पर। इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया। एक तो हो गया आपका पूरा का पूरा आपके जैसलमेर का क्षेत्र है। जैसलमेर के बाद आपके ऊपर का जो भाग है वो आपका बीकानेर चूरू का क्षेत्र है। तो ये जो डेजर्ट है ये पूरा का पूरा सैंडी डेजर्ट है। लेकिन जैसे ही आप बाड़मेर के क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर आपको सैंडी डेजर्ट न मिलकर आपको पथरीले मरुस्थल देखने को मिलते हैं। जो पथरीले मरुस्थल होता है उसे हमाडा के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम रेतीले मरुस्थल की बात करते हैं कि रेतीला मरुस्थल क्या है। तो मरुस्थल का धरातल जो है वह समुद्र तल से 150 से 300 मीटर ऊंचा, यानी मीन सी लेवल, यानी समुद्र का जो लेवल है, वाटर लेवल, क्योंकि जितनी भी जो ऊंचाइयां होती हैं वो समुद्र तल से उसे काउंट किया जाता है। जो समुद्र का जो तल होता है वहां से उसको काउंट किया जाता है कि समुद्र तल से यह स्थान कितना ऊंचा है। तो समुद्र तल को हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि अगर आपके समुद्र का जो तल है उस समुद्र तल से अगर हम कहेंगे, ये जैसे कि माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो हम यहाँ से समुद्र तल से उसकी ऊंचाई नापते हैं। ऐसा नहीं है कि हम
माउंट एवरेस्ट के पहाड़ के ठीक ऊपर खड़े हो जाते हैं और वहां से नापना शुरू करें। कोई न कोई ऐसा पॉइंट तो होगा वहां से नाप, क्योंकि धरातल सब ऊपर नीचे होते हैं, तो एक जैसा धरातल न होने के कारण इसे हम समुद्र तल से नापते। तो समुद्र तल से जो हमारा जो मरुस्थल है, उस मरुस्थल की जो ऊंचाई है वह लगभग 300, ये पॉइंट हमें लिखने होते हैं कि मरुस्थल की ऊंचाई कितनी है। तो मरुस्थल आपके इस प्रकार से 150 यानी 150 से लगाकर लगभग 300 मीटर ऊंचा हमारा पाया जाता है। यहाँ पर समुद्री जीवों के अवशेष देखने को मिलते हैं। समुद्री जीवों के अवशेष देखने को मिलता है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो हमारा जो मरुस्थल है, वहां पर प्राचीन समय में वहां पर समुद्र का विस्तार रहा था, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे समुद्र पीछे हट गया और आज वहां पर समुद्र नहीं है, लेकिन समुद्र की जो रेत है वो वहां पर देखने को मिलती है। साथ ही साथ अब समुद्र जब काफी वहां पर था फैला हुआ, जैसे कि अगर हम कहें कि यहाँ पर ये देखिएगा, जैसे कि ये जो रेड कलर में आप देखिएगा ये लॉकेट हो रहा है, तो ये है थार का मरुस्थल। अब थार का जो मरुस्थल है उसके ठीक ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो भाग है ये आपके सिंधु नदी का क्षेत्र है। तो सिंधु नदी घाटी जो सभ्यता है वो यहाँ पर विकसित थी। तो थार के डेजर्ट का ये भाग, ये थार का डेजर्ट। अब इस थार के डेजर्ट में अगर आपको समुद्र के जीव मिल रहे हैं, इसका अर्थ तो ये हुआ कि यहाँ पर समुद्र पाया जाता था। तो ये जो समुद्र है आपका, ये समुद्र पहले यहाँ पर था, यानी ये जो समुद्र था यहाँ पर था। अब धीरे धीरे ये समुद्र का जो पानी है वो पीछे हट गया, लेकिन पहले यहाँ था। तो जब यहाँ था तो यहाँ पर मछलियां भी थी, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कछुए, विभिन्न प्रकार के ऑक्टोपस, ब्लू व्हेल, छोटी छोटी बड़ी बड़ी मछलियां, हर प्रकार की मछलियां यहाँ थी। अब ये मछलियां थी, इसके अवशेष क्या है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि थार के डेजर्ट में आपको खनिज तेल निकलता है या प्राकृतिक गैस निकलती है। तो ये खनिज तेल और प्राकृतिक गैस यहाँ पर कैसे आए, तो ये सभी जो है वह समुद्री जीवों के अवशेष से निर्मित हुए। यह मरुस्थल रेत के विशाल मैदान के समान, समुद्र के समान फैला हुआ, यानी ऐसा लगता है कि जैसे कि रेत का, जैसे कि समुद्र तो पानी का होता है, लेकिन ये हमें रेत का मरुस्थल नजर आता है, यानी रेत ही रेत, जैसे मरुस्थल के अंतर्गत आपके समुद्र के अंतर्गत पानी ही पानी दिखाई देता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर रेत ही रेत नजर आती है। वनस्पति विहीन है, यानी यहाँ पर आपको बिल्कुल भी वनस्पति नहीं देखने को मिलेगी। तो ये कुछ विशेषता यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये जो विशेषताएं हैं ये यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो क्षेत्र है आपको वेजिटेशंस बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पर सैंडी सॉइल देखने को मिलेगी, बलुई रेत देखने को मिलेगी, विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूप जिसे धोरे कहते हैं, तो धोरे यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब धोरे कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है लंबे युक्त, हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं। अब धोरे जो है वो किस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर एयर का फ्लो इस प्रकार से चल रहा है, तो एयर का फ्लो चल रहा है, तो यहाँ पर अगर धोरा बन रहा है, ये धोरा, इस प्रकार के जो धोरे बन रहे हैं, रेत के जो टीले बन रहे हैं, उन्हें हम लॉन्गिट्यूडनल या पवनानुवर्ती धोरे कहते हैं। इसी प्रकार से कुछ धोरे ऐसे होते हैं जो हवा इस दिशा में चल रही है और हवा के दिशा के समकोण पर धोरा यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर यहाँ बन रहा है। इस प्रकार के जो धोरे होते हैं उन्हें हम अनुप्रस्थ धोरे कहते हैं, ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स कहते हैं। तो ये जो धोरे वगैरह जो होते हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अलग अलग प्रकार के धोरे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वो अलग अलग प्रकार कौन कौन से हैं, तो युक्त लंबे, ठीक है, लंबे का अर्थ जिस प्रकार से मैंने कहा लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, और आड़े यानी ट्रांसवर्स, बरखान। और बरखान और पैराबोलिक क्या होता है इसको हम व्हाइट बोर्ड पर समझते हैं, ऑफलाइन क्लासेस के अंतर्गत हमने इसको समझा था। अब बरखान क्या होता है, बरखान का अर्थ होता है अर्धचंद्राकार टीले, ऐसे टीले जो इस प्रकार से अर्धचंद्राकार रूप में, यहाँ से हवा इस दिशा में जा रही है, और ये जो होते हैं ये हॉर्न कहलाते हैं, सींग। अब ये जो सींग जिस दिशा में होते हैं, जैसे कि इस सींगों की दिशा कौन सी है, ये दिशा, ठीक है, ये दिखा रहा है कि जो एयर का जो फ्लो है इस डायरेक्शन में, हवा इस डायरेक्शन में, यानी
जो विंड की जो डायरेक्शन है वो इस दिशा में, तो इस प्रकार के। और दूसरे ये जो धोरे होते हैं जिसे बरखान कहा करते हैं, ये इस प्रकार से ऊंचे होते हैं और ऊपर होने के बाद नीचे इस प्रकार से, यानी जो ढाल होता है वो धीरे धीरे इस प्रकार से ऊपर होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि पवन के सामने का जो ढाल होता है वो उत्तल होता है। उत्तल यानी आपका कॉन्वेक्स होता है, और ये जो ढाल होता है ये होता है कॉनकेव। ये कुछ विशेषताएं होती है आपकी बरखान की। और ये जो बरखान होते हैं ये आगे से आगे मूव भी करते रहते हैं। एक दूसरा जो दे रखा था वो दे रखा था आपको पैराबोलिक। अब पैराबोलिक किस प्रकार से होते हैं, तो पैराबोलिक जो होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, जहां पर जैसे कि पानी भरा हुआ है और पानी वाले क्षेत्र पे यहाँ पर आपको इस प्रकार के दौरे देखने को मिलते हैं जो इस प्रकार से ठीक उल्टे होते हैं। ठीक है, तो पवन की दिशा यानी इसका जो स्विंग होता है वो पवन के सामने होता है, यानी जिस दिशा से डायरेक्शन, यानी अगर हम यहाँ कहें कि ये आपके कोई वाटर बॉडी है और वाटर बॉडी के ठीक सामने, यानी समुद्र हो सकता है इसके सामने, तो इसका स्विंग जो है वो पवन के सामने ठीक सामने होता है, तो इसको हम कहते हैं पैराबोलिक। ठीक है, ये आपका पैराबोलिक सैंड ड्यून्स है। और जो बरखान होता है उसके सिंग कुछ इस प्रकार होते हैं, यानी हवा जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में इसके ये हॉर्न या सिंग होते हैं। तो इस प्रकार के बालू का स्तूप जो है इस मरुस्थलीय क्षेत्र में आपको देखने को मिलते हैं। कम वर्षा होती है, अब कम वर्षा होती है तभी इसको मरुस्थल कहा जाता है। अत्यधिक विभेदन युक्त तापमान, विभेदन युक्त तापमान का अर्थ ये हो गया कि दिन में जो तापमान होता है वो काफी अधिक पहुंच जाता है मरुस्थली का, और रात का जो तापमान होता है वो काफी कम हो जाता है। तो इस प्रकार से दिन के अधिकतम तापमान तथा जो रात के न्यूनतम तापमान के बीच का जो वेरिएशन होता है वो काफी अधिक, इसको हम तापांतर कहते हैं, ताप का अंतर। तो दिन और रात के तापमान में भारी अंतर यहाँ पर देखने को मिलता है। न्यूनतम वर्षा होती है। विरल जनसंख्या, तो यहाँ पर विरल जनसंख्या को और डिस्पर्स्ड पॉपुलेशन कह सकते हैं कि यहाँ की जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत कम देखने को मिलती है, या फिर जो जनसंख्या मिलती भी है तो काफी बिखरी हुई देखने को मिलती है, यानी बहुत बिखरे हुए मकान यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर हम मैप को देखेंगे तो राजस्थान का ये जो क्षेत्र है, तो राजस्थान के क्षेत्र में देखिएगा यहाँ पर जैसे कि ये जैसलमेर है। अब अगर हम जैसलमेर के अंतर्गत देखते हैं तो जैसलमेर के आसपास, हालांकि ये तो अब देखेंगे तो यहाँ पर जैसे कि ये जैसलमेर सिटी है, तो जैसलमेर सिटी में तो बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको घरों के जमावड़े वगैरह देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि हमने पैटर्न देखे थे कि पॉपुलेशन का जो पैटर्न होता है वो किस प्रकार से किसी शहर के अंतर्गत बनता है। तो ये जैसलमेर का जो पैटर्न है वो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये जैसलमेर का आपका रेलवे स्टेशन है, और जो पैटर्न जैसे कि यहाँ पर पुराना एक तालाब है वो यहाँ पर गढ़ीसर का जो तालाब, अब गढ़ीसर का तालाब है तो उसकी चारों तरफ यहाँ पर आपके रोड बनी हुई है। इसी प्रकार से जो किला है, यानी जैसलमेर का जो किला है, उस किले के चारों तरफ आपको पुराना जो जैसलमेर है वो देखने को मिलेगा। यानी पुराना जैसलमेर का जो किला है या फिर जो मेन पुरानी जो शहर है वो उसके आसपास देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर तो ये शहर होने के कारण यहाँ पर तो आपको जमावड़ा अधिक देखने को मिलता है, लेकिन इससे ठीक थोड़ा सा आप दूर जाए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पॉपुलेशन की देखिएगा, एक मकान यहाँ पर है, ठीक है, और एक मकान यहाँ पर, तो मकानों के बीच में गैप, ये देखिएगा एक मकान यहाँ पर है, एक मकान यहाँ पर है, कुछ मकान यहाँ पर बने हुए हैं, इसके अलावा यहाँ पर कोई मकान नहीं है, ये आपके यहाँ पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर विरल जनसंख्या देखने को मिलती है, यानी जो जनसंख्या है वो बहुत कम यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये कुछ विशेषताएं होती है इस जगह की जो हमें यहाँ पर इसको विशिष्ट बनाती है। तो इस प्रकार से यहाँ कोई भी गांव ले लीजिए, यानी जो मरुस्थली है उस मरुस्थली में आपको इस प्रकार से, ठीक है, तो ये लौद्रवा की राजकुमारी के आधार पर ये लौद्रवा शहर है। तो यहाँ पर देखिएगा मकान जो है काफी बिखरे हुए, पास पास मकान नहीं मिलेंगे, मकानों के बीच में आपको काफी गैप देखने को मिलेगी। ये काफी बड़ा आपके कस्बे के अनुसार है, इसलिए आपको ज्यादा हरियाली के नाम पर आपको बहुत कम यहाँ पर स्थान देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ विशेषताएं होती है इस मरुस्थली की जो आपको दे। विरल जनसंख्या, फिर है विरल औद्योगिक
सड़क, रेल, परिवहन और विकास की गति में पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। यानी हर प्रकार से यहाँ पर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट भी आपको नहीं देखने को मिलेगा, रोड डेवलपमेंट या रेल जो फैसिलिटी है या ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटीज है वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। फिर डेवलपमेंट की जो स्पीड है उसमें भी काफी पिछड़ा हुआ माना जाता था। लेकिन अभी हाल ही के वर्षों में जिस प्रकार से क्रूड ऑयल और जो नेचुरल गैसेज वगैरह जो यहाँ पर मिली है, उसके बिहाफ पे कहा जा सकता है कि यहाँ पर धीरे धीरे अब वर्तमान समय, यानी यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट क्या है, यहाँ पर क्लाइमेट। अब क्लाइमेटिक जो प्रॉब्लम है, उस क्लाइमेटिक प्रॉब्लम के अंतर्गत हम रख सकते हैं कि यहाँ पर हॉट जो क्लाइमेट है या वाटर की काफी कमी है। लेकिन अभी वर्तमान समय में जिस प्रकार से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैसेज वगैरह यहाँ पर प्राप्त मूल्य है, तो यहाँ पर उन्हें रोजगार मिल रहा है। तो रोजगार मिल रहा है तो लोग यहाँ पर रहने के लिए आ रहे हैं, और रिफाइनरीज जिस प्रकार से बन रही है, तेल के कुएं यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। यहाँ पर पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, पवनानुवर्ती को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स। ठीक है, दो पवन की दिशा के अनुरूप, जैसे कि आपके विंड का जो फ्लो है, उस विंड के फ्लो के अकॉर्डिंगली अगर इस प्रकार के ड्यून्स बनते हैं तो उन्हें हम पवनानुवर्ती बालू का स्तूप कहते हैं। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रचलित हवाओं के समानांतर फैले हुए। ठीक है, उत्तर, जैसे कि यहाँ पर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व अगर हम इस प्रकार से बनाए कि उस उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, तो उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व कौन सा हो गया, ये रह गया आपके, जिस प्रकार से अगर दो लाइनें हमने इस प्रकार से, तो उत्तर पूर्व कौन सा हो गया, ये हो गया उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार के ड्यून्स, यानी हवाएं जो है इस प्रकार से चलती हैं, और ड्यून्स जो होते हैं राजस्थान में वो इस दिशा के अंतर्गत, इस प्रकार के जो ड्यून्स होते हैं उन्हें हम ट्रांसवर्स ड्यून्स कहते हैं या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार के जो ड्यून्स हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। बरखान बालू का स्तूप न केवल मेंढा की नदी की मध्य एवं निचली घाटी में, जो सांबर लेक के आसपास के क्षेत्र है, वहां पर आपको ये जो स्तूप है जिसमें आपके बरखाना बालू स्तूप देखने को मिलते हैं, पाए जाते हैं, यानी वहां पर तो मिलते हैं। इसके अलावा जो बरखान है वो हमें चूरू, भालेरी, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर आदि जिलों में भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा करणी माता का जो प्रसिद्ध स्थान है, जो बीकानेर के अंतर्गत आपके आया हुआ है, देशनोक, नागौर, जोधपुर, जयपुर जिलों में तथा श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू जिलों में भी इसी प्रकार कई स्थानों पर फॉसिल्स बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। अब फॉसिल्स का अर्थ होता है जीवाश्म, यानी जीवों के जो अवशेष होते हैं या वनस्पति के जो अवशेष होते हैं, वो फॉसिल्स जो होते हैं वो बालू का स्तूप, यानी बालू की जो रेत होते हैं उसके बीच में बैरियर बन जाते हैं, अवरोधक बन जाते हैं, और वहां पर रेत इकट्ठी होने लगती है। तो जिनकी ऊंचाई वाली रेत में ऑक्सीकरण से, ऑक्सीडेशन से मिट्टी में परिवर्तन होकर मिट्टी ठोस, लोहांश युक्त व स्थिर हो गई। तो इस प्रकार से वहां पर आपको थोड़ा बहुत वनस्पति का आवरण देखने को मिलता है। अब बरखान क्या होता है, बरखान बालू का स्तूप के अर्धचंद्राकार भाग में वर्षा ऋतु में पानी भर जाता है। अब अर्धचंद्राकार का भाग हो गया, यानी अगर वो बालू का स्तूप जो इस प्रकार से बनता है, तो ये जो भाग है ये वाला, यहाँ पर पानी भर जाता है। तो ये जो पानी भर जाता है, ये जो पानी है वह बालू का स्तूप में जिस प्रकार से भर जाता है, वह खरीफ की फसल के लिए काम में लिया जाता है, और उसका उपयोग करके वहां पर खरीफ की खेती। अब खरीफ की खेती का अर्थ होता है जो खेती बारिश पर निर्भर होती है, या फिर यूं कहें कि जो ग्रीष्मकालीन या वर्षाकालीन में जो खेती की जाती है, मार्च अप्रैल के अंतर्गत, अप्रैल मई के अंतर्गत बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है, तो उसे हम खरीफ की फसल कहते हैं। और जो सर्दियों के समय बोई जाती है और गर्मियों के आते आते काट ली जाती है मार्च अप्रैल में, उसे हम रबी की फसल कहते हैं। और इन दोनों के बीच का जो टाइम रहता है उसे हम जायद की फसल कहते हैं। इस क्षेत्र में बालू का प्रवाह, यानी बालू जो रेत है उसका जो फ्लो, बालू का स्तूपों का स्थानांतरण तथा वायु प्रवाह इस क्षेत्र की विशिष्ट घटनाएं हैं। यानी यहाँ पर जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो
गति करते हैं। गति करने का अर्थ होता है, जैसे कि इसको व्हाइट बोर्ड पर हम समझते हैं कि ये जो बालू का स्तूप, जैसे कि हमने कहा कि विंड का ये डायरेक्शन है और विंड के डायरेक्शन में यहाँ पर कोई एक स्तूप बन गया है, ये यहाँ पर धोरा बन गया, ठीक है। अब ये धोरा जो है यहीं पर नहीं रहेगा, कुछ समय के बाद हवा क्या करेगी, इस धोरे को उठाकर, यानी जो धोरा है वो यहाँ पर पहुंच जाएगा। कुछ समय के बाद ये जो धोरा है वो यहाँ पर पहुंच जाएगा और हो सकता है कि धीरे धीरे ये जो धोरा है वो धीरे धीरे यहाँ पर, तो इस प्रकार से जो धोरा है वो आगे से आगे मूव करता है। तो इस प्रकार की जो मूवमेंट होती है उसे हम रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। रेगिस्तान का मार्च जिस प्रकार से एक जो सेना होती है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जैसे जैसे आगे बढ़ती है, वैसे ही ये जो धोरे हैं, ये रेत के जो भाग है वो आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से डेजर्टिफिकेशन या जिसे मरुस्थलीकरण कहा जाता है, तो मरुस्थलीकरण को बढ़ाने में बरखान बालू का स्तूप का काफी बड़ा योगदान होता है, क्योंकि ये इसको बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से जो वायु का प्रवाह है वो लगातार बालू का स्तूपों का स्थानांतरण करती है। कृषि भूमि का विघटन। अब कृषि भूमि का विघटन किस प्रकार से होगा कि कृषि भूमि यानी जो आपका एग्रीकल्चरल लैंड है, उस एग्रीकल्चरल लैंड पर जब इस प्रकार की बालू की रेत जो अनुपजाऊ होती है, जिसके अंतर्गत आपके किसी प्रकार की जीवाश्म का अभाव होता है, तो उस प्रकार की बंजर भूमि वहां पर निर्मित होने लगती है। जो कृषि भूमि है उसका डिसइंटीग्रेशन या विघटन होने लगता है। सड़क एवं रेल मार्ग पर बालू का आगमन, यानी ये कुछ विशेषताएं हैं कि अगर हम मरुस्थली की बात कर रहे हैं तो वहां पर अक्सर जो रोड होती है उस रोड पर आपको रेत के जमाव देखने को मिल सकते हैं। जब आंधी चलती है तो रेत उड़कर मार्ग पर पहुंच जाती है, जिससे हमारे जो मार्ग है वो रुक जाता है। इसी प्रकार से पड़त भूमि का प्रसार। अब पड़त का अर्थ होता है पड़त का अर्थ है पड़ी है। अब वो पड़ी क्यों है, क्योंकि वहां पर हम खेती नहीं कर पाते। अब खेती क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहां पर बालू है। अब बालू क्या करती है कि वहां पर खेती नहीं हो पाती है, क्योंकि बालू की जो रेत होती है उसमें पानी को संजोए रखने की जो क्षमता होती है वो काफी कम होती है। संजोए रखने का अर्थ होता है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो कम होती है। पानी डाला, गीली हो गई, कुछ समय के बाद यानी आधे एक घंटे के अंतर्गत वो पूरी की पूरी सूख गई, पानी को वो पकड़ के नहीं रखती। ऐसी स्थिति में उस फसल के अंतर्गत, उस रेत के अंदर जो फसल बोएंगे वो उग नहीं पाएगी। तो ऐसी स्थिति में उस भूमि को हम पड़त छोड़ना पड़ता है, यानी लंबे समय तक उसको पड़े रहने देते हैं, उसमें किसी प्रकार की खेती नहीं कर पाते हैं। फिर है वनस्पति के विस्तार में रुकावट। तो वनस्पति के विस्तार में भी इस प्रकार की स्थिति रुकावट हो जाती है, क्योंकि रेत जो होती है वह उसे बढ़ने नहीं देती। मरुस्थली रेत व स्थानांतरित होने वाले बालू का स्तूप, यानी आपके माइग्रेटरी सैंड ड्यून्स को रोकने के लिए वहां पर हम वृक्षावली, यानी उसके बीच में जहां जहां पर सैंड ड्यून्स बढ़ रहे हैं तो वहां पर हम क्या बनाते हैं, वृक्षों के आवरण बनाते हैं। वृक्षों के आवरण बनाते हैं, नहरों की जाल बिछा देते हैं, जिसे काजरी यानी केंद्रीय मरुस्थल प्रदेश अनुसंधान संस्थान जो है, जो आपके जोधपुर के अंतर्गत स्थापित है, वो क्या करते हैं कि जितने भी जो आपके ड्राई रीजन है वहां पर जो डेजर्टिफिकेशन जिस तरफ हो रहा है वहां पर वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तो जहां पर डेजर्टिफिकेशन हो रहा है तो रेत जहां पर जिस दिशा में उड़कर जा रही है उसके बीच में वो पेड़ लगाता है। बालू का स्तूप पर पेट्रोल का छिड़काव करता है। स्तूपों के पास पर पेड़ उगने जैसी विधियों का सहारा लेते हैं। अब इसको हम समझते हैं व्हाइट बोर्ड पर कि ये अब डेजर्टिफिकेशन हमने कहा है कि ये आपके डेजर्ट इस तरफ बढ़ रहा है। अब हवा क्या कर रही है, तो पहली स्थिति ये थी, फिर डेजर्ट यहाँ पर रेड में पहुंच गया, फिर ये जो धोरा था वो 3 नंबर पर पहुंच गया और फिर ये ग्रीन में 4 नंबर पर पहुंच गया। तो ये धोरा जो है वो आगे से आगे बढ़ रहा है। अब इस बढ़ते हुए धोरे को कौन बढ़ा रहा है, पहले तो हवा बढ़ा रही है। अब हवा को तो हम रोक नहीं सकते, तो हवा को नहीं रोक सकते हैं तो हम क्या करते हैं कि इसके बीच में जिस तरफ डेजर्ट का फ्लो हो रहा है उस तरफ हम क्या करते हैं, पेड़ों की कतार लगाते हैं। लंबी दूरी तक बहुत सारे पेड़ ही पेड़ लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम ग्रीन बेल्ट बना लेते हैं। उससे ये धोरे क्या होते हैं, आगे मूव नहीं कर पाते। हम यहाँ बीच में नहरों की जाल बना देते हैं। नहरों की जाल बनाए जाने से वहां पर एक तो पानी की व्यवस्था हो जाती है और साथ ही साथ ये जो धोरे होते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो इस प्रकार की
विधियों का सहारा लेते हुए हम डेजर्टिफिकेशन या मरुस्थलीकरण को रोकते हैं। तो इस प्रकार से फिर कहा है कि आपके स्तूपों के पार्श्व का अर्थ होता है लेटर्स, ठीक है। अब लेटर्स क्या होता है, लेटरल का अर्थ होता है कि जैसे कि ये हम करते हैं उसका किनारा, जैसे कि ये स्तूप है और स्तूप जो है इस तरफ मूव कर रहा है, तो ये जो किनारा है इसका जहां से रेत उड़कर जा रही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसमें बहुत सारे पेड़ ही पेड़ लगा देंगे। अब पेड़ लगा देंगे तो हवा जो इस रेत को उड़ाएगी यहाँ से, तो ये उड़कर यहाँ इस पेड़ों के बीच में फंस जाएगी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर डेजर्ट जो है वो आगे की तरफ मूव नहीं कर पाएगा और वहां पर डेजर्टिफिकेशन नहीं हो पाएगा। बालू का स्तूप व रेत की विशालता एवं भयावहता गहराई जो विशेषतः जैसलमेर जिले के धोरीमन्ना ये क्षेत्र है, रामगढ़ क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी जैसलमेर के धोरीमन्ना और रामगढ़ क्षेत्रों में जाएंगे तो वहां पर आपको एक वनस्पति ऋण विहीन क्षेत्र देखने को मिलेगा। वहां पर आपको कोई भी वेजिटेशन नहीं देखने को मिले। जैसे कि आपने समराथल नाम सुना होगा, कई व्हीकल्स पर भी लिखा रहता है। और सम एक गांव है, उस सम गांव के अंतर्गत जो धोरे पाए जाते हैं उसके अंदर बिल्कुल भी आपको एक छोटी सी वनस्पति की झाड़ी भी नजर नहीं आती। तो ये ऐसे क्षेत्रों पर क्या किया जाता है, इस ऐसे जो क्षेत्र होते हैं वो हमें वहां पर देखने को मिलती है। पाकिस्तान से तस्करी, पशुओं, हीरोइन, सोना, ड्रग्स, करेंसी अपराधों का कारण बनती है। तो यहाँ पर इस प्रकार के दौरे देखने को मिलते हैं। तो ये इसका धरातल है। यानी अभी तक हमने इसके धरातल के बारे में डिस्कस किया कि वास्तव में जो हमारे जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, इस मरुस्थलीय क्षेत्र का धरातल किस प्रकार का पाया जाता है, कौन सी विशेषता यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ तक धरातल के अंतर्गत हमने कहा कि सारे का सारा जो रेत का क्षेत्र है वहां पर पानी की काफी कमी है। तो ऐसी स्थिति में रेत है और पानी की कमी है, तो यहाँ पर जलवायु और वनस्पति कैसी होगी उसके बारे में एक अनुमान लगाया जा सकता है। तो रेतीला जो मरुस्थल है, जिसे मरुस्थली या थार का मरुस्थल कहा जाता है, पश्चिम में होने के कारण वर्षा अधिकतम 300 mm का अर्थ होता है कि यहाँ पर जो बारिश होती है वो केवल और केवल 30 सेंटीमीटर। जैसे कि हमने जो विभाजन किया था, शायद आपको याद हो, राजस्थान का जो हमने भौतिक विभाजन किया तो उसको हमने दो भागों में डिवाइड किया था। एक तो हो गया वर्षा रेखा की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि ये है, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर बारिश होती है, यहाँ पर आपके 25 सेंटीमीटर, यानी ये वो रीजन है यहाँ पर 10 से 25 सेंटीमीटर की बारिश होती है। फिर अरावली के पास यहाँ से जो लाइन निकलती है वहां पर होती है 50, ये हो गए आपके 25। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो बारिश होती है वो बहुत कम देखने को मिलती है। तो कम बारिश वाला ये जो क्षेत्र है वहां पर जलवायु काफी कठोर पाई जाती है। न्यूनतम दूर पश्चिम भाग में 50 सेंटीमीटर तक औसत रूप से वार्षिक वर्षा प्रतिवर्ष हो जाती है। तापमान की बात करें तो 1974 में जैसलमेर का अधिकतम तापमान 54 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था और रात का जो टेम्परेचर था वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। यानी दोनों में अगर वेरिएशन देखें तो दिन में काफी अधिक गर्मी और उसके कंपेयरली यहाँ पर रात में टेम्परेचर कम है। तो लगभग यहाँ पर 24 डिग्री का यहाँ पर अंतर देखने को मिलता है। यानी 54 में से अगर 30 को घटाएंगे तो आपको 24 डिग्री सेंटीग्रेड का आपको यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिलेगा। रात्रि के उत्तरार्ध में, यानी रात होने वाली होती है, उत्तरार्ध यानी रात खत्म होने वाली होती है, जैसे कि 12 बजे यानी 10 से 12 बजे तक का जो है वो आपका पूर्वार्ध कहलाएगा और उत्तरार्ध यानी वहां से 12 बजे से 4 बजे तक के बीच का जो क्षेत्र है वो जो भाग है वहां पर जो टेम्परेचर घटकर लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। रेत काफी ठंडी हो जाती है, इसलिए यहाँ की जो रात होती है काफी सुहावनी होती है। ढेरों पर अगर आप सोना चाहें, अगर आप उस क्षेत्र में गए हो तो वहां पर आप महसूस करेंगे कि बिना बिस्तर के ही आप सो जाओ, इतना अच्छा और ठंडी ठंडी सी रेत लगती है। लेकिन दिन में उस रेत के अंतर्गत आप पाँव भी डालना चाहे तो आप पाँव वहां पर नहीं रख सकते, इतनी गर्म रेत हो जाती है। ठंडी एवं आरामदायक होती है, इसके बावजूद भी कठोर जलवायु, विषम एवं शुष्क जलवायु यहाँ पर देखने को मिलती है। वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर जो वनस्पति मिलती है वो जीरोफाइट कहलाती है। जीरोफाइट का अर्थ होता है ये वह वनस्पति है जिसके अंतर्गत आपके पत्तियां छोटी छोटी देखने को मिलेगी
पत्तियों के स्थान पर आपको कांटे देखने को मिलेंगे। इन वृक्षों की जड़ें काफी गहराई तक देखने को मिलेगी। तो मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है जीरोफाइट। अब जीरोफाइट वनस्पति के अंतर्गत आपको कैर, कैर से आप सभी परिचित हैं, बेर, कुमठिया, जो आपका पंचकुटा जो सब्जी होती है कैर सांगरी का, तो कैर सांगरी के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है। खेजड़ी, और खेजड़ी के ही जो फल लगता है उसे सांगरी कहते हैं। बबूल, यानी जिसे आप बावलिया कहते हैं। पिलू, जो जाल वृक्ष के लगता है। पिलू किस पर निकलता है? जाल पर ही लगता है। रोहिड़ा अच्छी तरीके से परिचित है। फॉग, ये आपके आग और इस प्रकार के, यानी यहाँ पर आपको कंटीली झाड़ियाँ या फिर नागफनी जैसे या थोर जैसे जैसे कह सकते हैं वनस्पतियाँ देखने को मिलती हैं। यानी कैक्टस आपको यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलती है। मिट्टी की बात करें तो संपूर्ण पूरा, यानी हम केवल और केवल मरुस्थलीय क्षेत्रों की बात करते हैं, और जो हमारी मरुस्थली है उस मरुस्थली में बलुई और रेतीली मिट्टी यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसके मोटे कण होते हैं और रंध्रता युक्त, रंध्र यानी उसमें छोटे छोटे से छेद होते हैं, और ह्यूमस के अभाव से ग्रसित, यानी न तो उसके अंतर्गत रंध्रा युक्त ह्यूमस यानी छोटे छोटे सूक्ष्म रंध्र नहीं पाए जाते हैं जिसमें वो पानी को सोख ले और लंबे समय तक अपने होल्डिंग उसको होल्ड करके रखे, इस प्रकार की मिट्टी यहाँ पर नहीं पाई जाती है। लोहांश का अभाव पाया जाता है क्योंकि यहाँ पर न तो वनस्पति है न ही यहाँ पर किसी प्रकार का पठारी क्षेत्र है जहां से लोहांश की पूर्ति हो, तो इस प्रकार की मिट्टी यहाँ पर देखने को मिलती है। इस क्षेत्र में यायावर पशुपालन, जिसे नोमैडिक हेडिंग यानी घुमंतु पशुपालन सबसे अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर घास और पानी दोनों की ही कमी पाई जाती है। इसलिए बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर में अधिकांश स्थान पर भेड़, बकरियां और ऊंट मुख्य रूप से पशुधन के रूप में पाया जाता है। यहाँ बहुत कम मात्रा में खनन व औद्योगिक इकाइयां देखने को मिलती है। खनन कार्य नहीं होता है, यही कारण है कि यहाँ पर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट है वो इतना अधिक नहीं हो पाया। तो ये था आज के लिए इतना ही। कल हम पुनः वापस इससे आगे पथरीला मरुस्थल क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछे आप।